अच्छा भाई, तो हम एक और सवाल कर लेते हैं और इस सवाल की वेटेज है कोई 10 मार्क्स की। सही है, पहले सिचुएशन को ज़रा केयरफुली रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद आपने बताना होगा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, रीड कर लेते हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड, क्योंकि आप एक क्लाइंट की साइड से, कंपनी की साइड से बात करेंगे अब। अच्छा, अभी आपने समझना है कि टुडे कौन सी तारीख है। सही, और ईयर एंड क्या है, 2019। तो ईयर एंड आपका ये है, आप हैं आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अकाउंट्स आर ऑथराइज फॉर इशू। अच्छा, ये मैटर आपकी कंसिडरेशन में इन मिड ऑफ 2019 यानी आपके ईयर एंड के मिड में WL launched new model of laptop with the name of Champ which became popular among customer। ये एक प्रोडक्ट है, सही है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लैपटॉप बेचती है। अच्छा आगे, इन नवंबर 2019 WL स्टार्टेड रिसीविंग कंप्लेन, ये नवंबर में आ रही हैं कंप्लेन्स, ये भी ईयर एंड से पहले कंप्लेन्स आने लग गई हैं कि जिसके अंदर इंसिडेंट बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक शॉक का और एक्सेसिव हीटिंग। सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू द कस्टमर, यानी भाई चार्जर लगाते हैं वो गर्म होकर फट जाता है। सही है जी। आगे, Several customers filed claim for damages with WL for injuries. The matter was highly publicized in media as well. तो मुझे लगता है पास्ट इवेंट तो हो चुका है, ऐसा ही है, तो आप कैसे लिखेंगे वो आपके ऊपर है। सही है जी ऑनलाइन वालों। आगे जी, इन दिसंबर 2019 WL सस्पेंडेड सेल्स ऑफ चैम्प। WL conducted an inquiry which led to the conclusion that these incidents were happening because of the defective चार्जर्स। उसने ऑल टुगेदर असेसमेंट कराई, पता लगा कि चार्जर का मसला था, लैपटॉप का मसला नहीं था। ऑन 25 दिसंबर WL अनाउंस दैट ऑल कस्टमर्स कैन कलेक्ट द रिप्लेसमेंट चार्जर फ्रॉम 15 जनवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम सर्विस सेंटर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। सर ये जब मैंने बोल दिया मार्केट में जाके, क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई है? बोला कब है? अच्छा, ईयर एंड से वैसे तो बोला ईयर एंड से पहले, पर ये इवेंट वैसे भी ईयर एंड से पहले हो चुका है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है। सही, बाद में भी बोलता तो बात हुई थी कि भाई ईयर एंड से पहले इवेंट हो चुका है, इवेंट का, पास्ट इवेंट का होना ज़रूरी है। अच्छा, द सेल्स ऑफ द चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट एट अ रिड्यूस प्राइस। इससे कुछ समझ आता है? NRV लॉस का। फर्दर इट हैज़ बीन इंटरनली डिसाइडेड It has been internally decided that a free USB shall be given to the customer for collecting replacement charges, a good gesture। यानी उनको अच्छा फील कराने के लिए कि भाई सही है आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे हैं बट हम आपको फ्री USB दे रहे हैं। पर इससे क्या पता लगता है ऑनलाइन वालों और आप सब? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अबे बंगियों नहीं है, आपस में डिस्कस किया है। यस, अब देखो ना क्या लिखा हुआ है, It has been internally decided that the free USB shall be given to the customer। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपस में डिसाइड किया है ना, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं की, तो आपकी ऑब्लिगेशन है ये, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं की, तो ये आपने इंटरनली डिसाइड कर लिया है, पर दैट डजेंट मीन कि आपको ये देनी ही देनी है क्योंकि आपकी विश है। तो आप क्या इसका प्रोविजन रखोगे? नहीं, क्योंकि आपने इंटरनली डिसाइड किया है। सही है। आगे, द मैटर वॉज रेज विद द सप्लायर ऑफ चार्जर बैटरी लिमिटेड ऑन 20 जनवरी 2020। यानी अब ये मैटर मैंने सप्लायर को भेजा, यानी रीइंबर्समेंट के लिए। BL admitted the fault and agreed to only adjust the cost of defective chargers against the future purchases। यानी वो कह रहा है कि सही है, मैं जो फ्यूचर में आप परचेज करेंगे ना, तो एक चार्जर अगर 10 का था तो आप 8 रुपये दे देना, पर आज मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर योर असिस्टेंट हैज़ प्रपोज अ प्रोविजन ऑफ, यानी आप मैनेजर हो, आपके असिस्टेंट ने 105 मिलियन का प्रोविजन बनाया हुआ है जिसका ब्रेकअप ये है। कितने का बनाया हुआ है? 105 का, वो ये रहा। सही है, अब एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स टू बी एक्वायर्ड फॉर,
हाँ भाई, हमने उसको कहा है, अच्छा कस्टमर्स का मतलब ये है कि जो जो लोकल कस्टमर्स हैं हमारे, उनको इतने चार्जर रिप्लेस करके देने पड़ेंगे, इतनी मालियत के। आएगा तो इनका पार्ट बनेगा। ओके, होलसेलर एंड रिटेलर, ये भी आएगा। अच्छा, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है चैम का, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम का मतलब ये है कि ये लैपटॉप है, उसने लैपटॉप को भी प्रोविजन में रखा हुआ है, ये नहीं आएगा। रीजन, इसकी एनआरवी टेस्टिंग होगी। और एनआरवी टेस्टिंग कैसे होगी कि आप ये बोलोगे कि भाई अगर मैं लैपटॉप कोई ₹5,00,000 का बेचता हूं, तो इसको बेचने के लिए कॉस्ट टू सेल होगी वो रिप्लेसमेंट चार्जर, ऐसा ही है ना। तो वो रिप्लेसमेंट चार्जर देखना पड़ेगा मुझे कि इस पे कितने का मुझे इंकर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है चार्जर की वो तो गई। तो अब इसको वैलिडेट करने के लिए, इसकी एनआरवी टेस्टिंग के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी क्या आप ये बात मानते हैं कि उसने क्लोजिंग स्टॉक जो पूरा का पूरा 4.9 मिलियन प्रोविजन में रखा हुआ है वो गलत है, उसकी तो एनआरवी टेस्टिंग होगी असेसमेंट से, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई वो जो चार्जर है जो हमारे पास है वो टेक्निकली रिप्लेस होगा पर यूनिट का, अज्यूमिंग, हाँ ये सवाल की फिगर्स नहीं है, समझाने के लिए। तो हमने कहा 50,000 का चार्जर है, तो एनआरवी कितनी हो गई? 450 की, ये एनआरवी है। अब आप देख लेना कॉस्ट कितनी है इसकी। अगर लैपटॉप की कॉस्ट इससे ज़्यादा है तो आप बोलेंगे एनआरवी लॉस बुक हो जाएगा, अगर लैपटॉप की कॉस्ट से कम है तो एनआरवी लॉस बुक नहीं होगा। तो ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ आती है? जल्दी से। हाँ जी, इसकी तो एनआरवी टेस्टिंग होगी, ये तो आपने बखूबी सही बताया। इसको लिख भी लेते हैं कि इसकी सिर्फ एनआरवी टेस्टिंग होगी। अच्छा अब आगे उसने, अच्छा देखो अब एक एक पे तबसरा करना है। यानी आपने पहले ये बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस फॉर कस्टमर एंड होलसेलर हैज टू बी रिकॉर्डेड दिस अमाउंट बिकॉज देयर इज अ पास्ट इवेंट, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ये आपने पूरा लिखना है। हाउएवर इसके लिए क्या लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए? This should not be included as a provision. However, this amount should be tested for NRV. ऐसा ही है, by considering the cost of replacement charges. तो ये आपने लिखना, तो ये पहला वाला पॉइंट तो डन हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे यहीं पे ही वर्बली डिस्कस करके कि ये जो रिकवरी फ्रॉम बीएल है, हाँ चलो, यानी आप ये कह रहे हो कि उसने रिकवरी फ्रॉम बीएल जो बुक की हुई है 11.5 की, दिस हैज़ बीन एग्रीड टू एडजस्ट इन अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। दैट मीन्स कि अभी वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो आई कैन नॉट नेट इट ऑफ फ्रॉम दिस अमाउंट, तो इसको तो आप हटा दोगे। तो अगर मैं वैसे ही सिर्फ रीड करूँ उसको पहले वाले को, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस टू कस्टमर होलसेलर वुड बी प्रोवाइडेड इन दोज ऑनर्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव अराइजिंग आउट ऑफ द अनाउंसमेंट मेड ऑन 25 दिसंबर। Cost of replacement charger would be included as a deduction in, सही है, अच्छा of the CHAM and would be compared with the cost of the stock in the books for assessing, यही बात की थी हमने। अच्छा, reimbursement from BL would be recognized in 2019 only when it is that BL would reimburse the cost, which does not seem to be the case here due to subsequent agreement of the BL on 28 January 2020 for their रीइंबर्समेंट। ईयर एंड के ऊपर मेरे पास कोई राइट नहीं था, तो जब ईयर एंड के ऊपर मेरे पास कोई राइट नहीं था तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसका रिसीवेबल बुक करूंगा। एग्रीड है, जो हमने भी देखा नहीं, तो आप रिसीवेबल तो बुक करते हैं ना, इनकम एक्सपेंस नेट कर सकते हो, अलग से होता, इसमें नहीं होता, सही है। अच्छा आगे, कॉस्ट ऑफ यूएसबी टू बी गिवन, हाँ भाई, तो इस पे हम क्या लिखेंगे? नहीं तो आप अभी ये कहेंगे ना इसके अंदर कि द प्रोविजन फॉर कॉस्ट ऑफ यूएसबी टू बी गिवन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज
there is not any sort of constructing obligation because the decision has been made internally and not have been communicated to the persons who are affected. ऐसा ही है, उनको अब तक ये बताया नहीं गया. तो क्या ये सही है गलत है? ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, ये आ गया. अच्छा इसका भी देख लेते हैं. WL has no obligation as 31 December 2019 to give the USB to the customer as giving of USB has not been announced. Therefore, provision need not to be made at 31 December 2019. चलें, ये भी बात समझ आती है. अच्छा अब ये तुम लोग बताओगे पहले सोच के. Expected litigation cost and settlement in respect of the claims for the damages for injuries to the customer, including for claims made in January 2020 and rupees 10 million for claims expected to be received in future. हाँ भाई सोच के जरा. हाँ तो वो कह रहे हैं ना एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेज टू कस्टमर इंक्लूडिंग, इसके अंदर शामिल है. हाँ तो वो देखो ना, हाँ भाई एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट्स in respect of claim for damages for injuries to customer, including 5.4 million for the claims made in January and rupees 10 million for the claims expected to be received in future. आएगा? चलो अच्छा अब हम अगर देखें यहाँ पे ये कहता है प्रोविजन फॉर द एक्सपेक्टेड लिटिगेशन एंड सेटलमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम्स शुड बी मेड इन, कहने का ये पूरा आ गया. सही है. सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप इज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इन दिस रिस्पेक्ट विच वर मेड इन 2019. द फाइलिंग ऑफ द क्लेम्स इन 2020 वुड बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट. तो बिल्कुल सही कंक्लूड किया कि सर आएगा, क्योंकि जितने भी क्लेम्स हैं जैसे हमने कहा कि भाई चाहे आज आ गए हों या फ्यूचर में आएंगे वो सब के सब एस्टिमेटेडली आज बुक होंगे. नहीं एक मिनट भाई, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल है. वर्चुअली सर्टेन तो तुम्हें पता है कि कितने आएंगे. ये तो लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट है. सही है. सेल ईयर एंड से पहले की है लेकिन डिफेक्ट तो उसमें एडजस्टिंग इवेंट का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. हमने भी यही कहा ना कि अगर आपके पास जनवरी 2020 में भी क्लेम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती. तो अब सारे के सारे क्लेम्स को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. तो वो उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि इसके अंदर ये शामिल है. नो मैटर, जितने भी हैं सबके सब आएंगे. अच्छा डिक्रीज इन शेयर प्राइस इन दिसंबर, नहीं आप बोलेंगे रेलेवेंट ही नहीं है. ये मार्केट बेस ऐसे, अगर मेरी कंपनी की शेयर प्राइस इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है तो ये मेरा नुकसान नहीं है, शेयर होल्डर का नुकसान है. मैं तो कंपनी हूं, मैं तो अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं. जिसका शेयर इशू हुआ था जिसको उसका नुकसान होगा वो बुक करेगा, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो यानी देखो यहाँ पे इसने बिला वजह घुमाने के लिए इसने कहा कि भाई मार्केट वैल्यू मेरी इतने से कम हो गई. अबे तो भाई मार्केट वैल्यू तुम्हारी इतने से कम हो गई तो कंपनी की ज़ात पे तो कोई इफेक्ट नहीं है ना, उसका मैं क्यों प्रोविजन कर रहा हूँ? क्या ये रेलेवेंट है इसके लिए? नहीं, ये मार्केट बेस्ड एसेट है, ये हमारा नुकसान नहीं है बल्कि किसका है, शेयर होल्डर का. हम तो कंपनी, हमने शेयर इशू किए हुए, अब उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी वो भी उसका फ़ायदा, नीचे आएगी वो भी उसका फ़ायदा. हम तो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर. और यही तो चीज़ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है सारे इवेंट्स की वजह से, तो कंपनी को हिट कर रहे हैं. अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जो पेंशन का केस था PDCL का, उस पर PDCL की प्राइस क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी क्योंकि वो इवेंट हुआ है और पता लगा है कि हिट आई है, और हिट आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन फॉर रिसीविंग अ डिविडेंड वो भी, तो अकॉर्डिंगली पीपल विल गो एंड सेल देयर शेयर्स. और खरीदने वाला कोई भी, जब नहीं होगा खरीदने वाला तो मार्केट प्राइस, तो ये नुकसान अगेन पूछता हूँ शेयर होल्डर का है या आपका है? शेयर होल्डर का, कंपनी का नुकसान नहीं है. तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी से, क्या ये बात समझ आती है? तो हम इसको कहेंगे ये रेलेवेंट नहीं है.
ओके, मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन 2020 टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय द इंसिडेंट्स। ये भी नहीं है ना, क्योंकि भाई आप ये कहोगे ये तो आपकी ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ की मार्केटिंग है, इससे क्या ताल्लुक है कि ये जो आपका चैम्प प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है? ये नहीं है। आप तो अपने ऑनगोइंग ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक। तो ये भी हम क्या करेंगे? अच्छा, जीपी हमारा रिड्यूस हो गया, तो आप बोलेंगे एनआरवी टेस्टिंग के लिए मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं, बट इसको प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो आए खाली इसको देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन WL बुक एज द मार्केट ऑफ द कंपनी शेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही है। आगे, मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन 2020 वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन 19 इट इज अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू इंकर द। भाई नहीं भी करते तो ऑब्लिगेशन तो नहीं थी ना, बस। तो ये भी तो कह रहा है ना, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आप उसको ये बताएंगे कि ईयर एंड के ऊपर इसको इंकर करना ही करना था, ये मेरी ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैं करूं या ना करूं मेरी डिस्क्रिशन है, तभी इसने लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। क्लैरिटी है। आगे, नो एंट्री नीड्स टू बी मेड फॉर डिक्रीज इन जीपी मार्जिन ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन एसपी शुड बी कंसिडर्ड फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प। बात क्लियर है। तो ये एक बेसिक सा सवाल था जिसके अंदर आपको बताना था कि क्या ये प्रोविजन के तौर पे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑनलाइन में लोग प्लीज़ कंफर्मेशन दे दो, इसमें कोई मसला जल्दी से जानी। हाँ जी, जैन, अब्दुल हनान, वंदना, निदा, सारे बच्चे। चलें, अब ये सवाल आपके पेशे खिदमत है, ज़रा इसको सोचें और फिर करके बताएं पूरा सवाल। अच्छा, लिखने के लिए मैंने आपको ये बताया था ना अली हसन कि इफ़ यू हैव पिक्ड अप, आपने सिर्फ ये उस 4 कंडीशंस पे स्ट्रिक्ट रह के बताना है। देखो अभी मैंने जो भी सवाल किया उसमें भी चारों कंडीशन पे था ना, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट थी तो उसने क्या लिखा, दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एंड डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन एट 31 दिसंबर। सही है, तो आपने उससे कनेक्ट करना है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, और उसमें तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं थी। अभी इसको लिख के बताओ, ये जो आया ना अभी सवाल,
हाँ भाई, केस समझ आया है? जहाज की लैंडिंग हो गई है, हाँ वो भी रास्ते के बीच में जहाज उतार दिया है। अच्छा, यहाँ पे अली हसन ने लिखा है एमरजेंसी लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट या पास्ट इवेंट, चलो दोनों हो सकते हैं, पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, एंड सीईओज अनाउंसमेंट क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या सही कह रही है? वेरी गुड। A provision of rupees 8 million will be recorded in respect of the lost lives and injured workers. अच्छा, और 8 मिलियन आपने कैसे निकाला? 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, बल्कि 2 को, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिला के 8 मिलियन। ऐसा ही है, वेरी गुड, सही तो लिखा है जानी। इसमें तुम बोल रहे थे कि टेंशन हो रही है तुम्हें लिखने में, यही तो लिखना है। अलग अलग केसेस, यानी पहले आप बताओगे ना कि एक तो जहाज़ के गिराने से मसला, फिर जो फैक्ट्री ओनर है उसने क्लेम फाइल किया उसका अलग बताओगे, और फिर नीचे जो एयरक्राफ्ट वाली तफरी है, तो 3 हेडिंग्स में आएगा। जितने मसले उतनी डिस्कशन। हाँ जी, पहला तो चलो आप लोगों ने बता दिया कि 8 मिलियन का प्रोविज़न है, हो जाएगी। आपने ये बताया कि सही है। अच्छा, एमरजेंसी लैंडिंग ऑन 16 जून 2020 इज द ऑब्लिगेटिंग और पास इवेंट, अनाउंसमेंट इज क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इज देयर अ रिलायबल एस्टिमेट? यस, तो आप बोलेंगे प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड बाय रुपीज 8 मिलियन। प्रोविजन सही है। अच्छा, जब तुमने प्रोविजन बुक कर लिया इसका, तो तुम कह रहे हो यहाँ तक तो मामला सही हो गए। अब दूसरा मसला आ गया, कौन सा? अब जिसकी फैक्ट्री तुमने डैमेज किया वो अल्लाह बाबू अब तुम आ जाओ, वर्कर को तो पैसे दे दिए, फैक्ट्री तुम्हारा बाप सही करेगा, सही है। तो आगे वो क्या कह रहा है, जरा रीड करो और फिर बताओ। मोस्ट लाइकली लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा वंदना, इसमें ये नहीं लिखो कि इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, आप कहो इट क्रिएट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, सही है। अब्दुल हनान लिखते हैं देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन एसएल ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, इन दिस केस एसएल एग्रीड टू पे द अमाउंट फॉर द इंजर्ड वर्कर हु लॉस्ट देयर लाइफ, एसएल शुड book this as the liability for the claims on the factory damages according to the reliable estimate of the legal advisor. There is a probability that SL will have to pay 20 million which should be recorded as a provision. तो आपने उसमें ये भी लिखना था ना, being the most likely outcome, ये भी बताना होता है। या दोनों यूज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जैसे ये है कि ऑन 8 जुलाई द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम फॉर ₹25। अच्छा, तो वो क्लेम अगर बाद में फाइल करा तब भी एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, खाली वो जो आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है वो बाद में हो रही है। तो आप ये कहेंगे पास्ट इवेंट है पर प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड हूं।
The case is still pending. However, SL legal advisor the view that there is a 70% probability the amount of damages would be 20 million. तो आप ये कहेंगे कि since the landing of the plane was on 15 June, this is a past event, and filing of case by the owner of creates a present obligation. Since as per the lawyer's advice, there is a 70% probability that the company has to pay rupees. So it is the most likely outcome and has to be recorded as a provision. बस इतनी सी बात है, यही लिखा है, बस बेहतरीन. हाँ मतलब ये आप बता दो, क्योंकि देखो वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना कि भाई ये क्या इसमें तो कुछ अलग तो नहीं है, तो आप बताओगे कि भाई जो इवेंट है उसी इवेंट की वजह से सारी तफरीयाँ हुई हैं. खैर है, कोई मसला नहीं है. Present obligation of 20 million should be recorded by SL because it is the most likely that the SL should pay 20 million to the factory owner because of damages by emergency landing. बिल्कुल सही है. Ali Hassan, the factory owner claim of rupees 25 million is an adjusting event as the emergency landing of the aircraft on for the past event creating a present obligation. ऐसे legal advice of the view बिल्कुल सही लिखा है Ali Hassan. अच्छा, अब जब तुम लोगों ने दो इतने प्यारे लिख लिए है तो तीसरा वाला भी लिख लो प्लीज. सोचें और फिर बताएं. मनाइल वेरी गुड, अच्छी बात है ना. ऐसे लिखें और बताएं. As the claim was lodged by the factory owner after the reporting date, but the condition exists reporting, therefore it is an adjusting event as per the lawyer advice. The company should be liable to pay as a most likely outcome. बिल्कुल सही है वंदना, वेरी गुड. जलील तो ऑडिट में करूँगा, जो मज़ा आएगा. मानते नहीं हो ना तुम लोग यार. तभी तो मैंने कोई हल्का रखा है. कल इससे ऐसी बात करते मैंने कहा मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मैंने कहा अब बना के भेजूँ. तो आई थिंक ये तुम्हारी लर्निंग ही है ना, तुम्हें सोचने का तरीका आ रहा है कि यार मतलब पेपर में आ जाए तो देखो सभी गलत, यानी 99% पॉपुलेशन ने गलत किया है. तो आप सोचो सब नहीं. ये इतना ये बोल रहा है मेरे लिए इतना आसान है चेक करना, रॉन्ग ही तो लिखना है. चलो ऐसी चेकिंग बड़ी आसान होती है. आज मुझसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा चेक नहीं हुए, है ना. अनीब भी आ गया था कल, तो रॉन्ग लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा रॉन्ग. अच्छा भाई आखिरी वाला जानिए जल्दी, आखिरी केस क्या, क्यों नहीं. पर आपने ये बोलना पड़ेगा ना कि ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी तो बताओगे ना. ये तुम्हारा दिमाग गया है यहाँ तक. देखो नहीं तो यही ना, देखो आपने बताना है ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है. देखो एक बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स होता है. यानी मैं तुम्हें अगर बताऊँ, मैं तो इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट किया करता था ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज में ये होता है कि आपके हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें से एक आध ऑनर्स होता है.
तो ऐसा नहीं कि आप सारे बुक करेंगे, वो एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑनर्स सिंगल। तो मैं कह रहा हूँ जहाज से कोई इन्फ्लोज नहीं है पर पैसे भरने हैं, तो जो कॉस्ट टू fulfill the contract is higher than the economic benefits to be received from the contract। तो ये कितने हद तक आप बुक करेंगे, कितने महीनों का, 2.5 महीनों का, या 30 जून से आगे देखोगे? पहले वाला तो हो गया ना, नहीं ना, तो देखो आगे देखोगे ना, 2 महीने ना, बस 2 महीने, जुलाई और अगस्त, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम के होने तक आपने पे करना है। यस, तो इसलिए तो अच्छा, फिर उसमें ये भी लिखना था कि एक्सचेंज रेट से भी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो यूएसडी में, और जिसने ये नहीं लिखा वो भी गया, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशनल करेंसी इज PKR एंड द रेंटल दैट यू आर पेइंग इज यूएसडी, तो एक्सचेंज रेट की ट्रांसलेशन भी, तो ये तो है ना, ये तो लिखना था ना यार। देखो यहाँ पे रीड कर लेते हैं, आई होप कि आप लोगों के आंसर्स से मैच करो, इंशाल्लाह करेंगे भी। As CEO committed in a press conference, it is a constructive obligation, valid expectation that SL will pay compensation to factory worker. Therefore, SL should make a provision of rupees. और आपने ज़्यादा ही लिखा था, past event भी बताया था, वो सारी चीज़ें थी आगे। The claim was filed subsequent to the year end, but the obligating event emergency lending occurred before the year end. As per the legal advisor, advised SL will be liable to pay in case, but the amount is uncertain, so SL should make a provision of मोस्ट लाइकली। अगर मैं कहूँ ये 7 नंबर का सवाल है और 5 नंबर इसके थे, 2 के, पूरे 5 आते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब दिस इज़ रियली गुड कि आप इसमें से मार्क्स निकाल रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ पिक होने की गेम है, वरना लिखने का तरीका वो 4 स्टेप्स हैं, पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, रिलायबल एस्टीमेट, बस दैट्स इट। और फिर मोस्ट लाइकली आउटकम, वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी, वो तो हमें पता है, क्लियर है। आगे, since aircraft is no more usable for SL, insurance claims expected to be settled by 31 August, the contract become onerous, therefore the SL should make a liability of rentals of July and August. USD amount should be translated into PKR by applying closing exchange rate. Clarity है? तो पहले बताओ, बात समझ आती है? इंश्योरेंस क्लेम मेरा नहीं है, जिसका एयरक्राफ्ट है, वो कह रहा है तुमने रेंट पे लिया हुआ एयरक्राफ्ट, तो हमारा एयरक्राफ्ट थोड़ी ना जो इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलेगा, जो ओनर है। हम तो नहीं, अगस्त में ख़त्म नहीं कर, वो बोला आपको रेंटल तब तक पे करने पड़ेंगे जब तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं आ जाता, तो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा ना, फिर इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, जहाज फिर तैयार हो जाएगा, चलाओ। ऑनर्स कब तक है, उसके बाद तो फिर असेसमेंट, यानी लॉस तो हुए है ना, इसलिए सही है। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन भी ईयर एंड जून में ही, हाँ हमारे ईयर एंड में ही होगी ना, क्योंकि इवेंट तो पहले ही हो चुका। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट कब बना है, ईयर एंड से पहले, तो प्रोविजन भी कब रिकॉर्ड होगा, सही है ना। अच्छा, आगे जाके जब रेंटल पे करोगे ना, अल्लाह की कसम आप ये प्रोविजन रिवर्स कर दोगे जाके, ताकि इनकम बन जाए, क्योंकि वरना लॉस कितनी बार बुक हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन खाली मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए होता है, रेंटल तो बाखुदा कब पे करोगे, आगे जाके इनकम बुक कर लेना, तो वो या तो यूं भी कर सकते हो, प्रोविजन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देना, एक्सपेंस पहले ही बुक हो चुका है। तो ये बात याद रखना, IAS 1 में ऐसी मैं गेम करूंगा तुम लोगों के साथ। देखो प्रोविजन बना दिया आपने, अब आगे जाके रेंटल की पेमेंट करोगे, तो लॉस तो एक्सपेंस तो तब बुक होगा ना, तो आप बोलोगे इसका एक्सपेंस तो मैं पहले ही बुक, तो प्रोविजन को रिवर्स करके इनकम बुक कर लेना, या तो प्रोविजन को डेबिट करके सिर्फ कैश क्रेडिट कर देना। पर असल चीज़ ये होती है कि पहले एक्सपेंस दिखा दो, प्रोविजन को रिवर्स कर दो, ताकि ऊपर एक्सपेंस आ जाए, नीचे इनकम आ जाए, प्लस माइनस जीरो, तो सर ये तो एक्सपेंस ही बुक नहीं हुआ, वो पहले चुका। तो यही तो मतलब लॉजिक थी इसके पीछे, कि रेलेवेंट साल का एक्सपेंस, क्योंकि जब आपको पता लग गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स है तो मतलब ऑनर्स है, क्लियर है। चाहिए अच्छा, वैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है कि आगे जाके मैं 2 साल बाद फैक्ट्री बंद करूँगा तो मुझे लॉसेज होंगे, क्या फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज को अकाउंट फॉर करना चाहिए? नहीं, वो इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। जो सोच में लॉसेज हैं वो सोच में ही रहेंगे, वो रियलिटी में, तो ऑनर्स भी सोच में ही है, रियलिटी है।
ये हो चुका है। तो रियलिटी को आप अकाउंट फॉर कर रहे हो, सोच को अकाउंट फॉर नहीं करते। चलें, ये बात समझ आती है। अब एक और प्रश्न, मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस के बाद तो पक्का हो जाना चाहिए तुम लोगों को। अब थोड़ा सा हो गया ना ग्रिप, चलो डन। अब इसके बाद एक ही बल्ला रह जाएगी, IS1 हो भी जाएगा। IS1 20 नंबर का आता है, सीधा उठ गए। नहीं अभी सटकी हुई है उसकी, फौरन पूछा, उसको पता है बच्चे उसको हल्का रख के आते हैं, और कोई कराता भी नहीं है, कोई भी नहीं कराता, पाकिस्तान में नहीं कराता कोई, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कराता। हाँ तो गलत है ना, यू नीड टू हैंडल द इंटायर ट्रायल बैलेंस। अभी इंशाल्लाह करते हैं, बस ये इंशाल्लाह आपको 31 जुलाई तक हम ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस। नहीं, हर मिक्स स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिस होगी, बता दूंगा एक दिन पहले कि ये पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ ऐसा, पर तुम्हें तो प्रैक्टिस ही करनी है ना, देखते हैं कि कैसे चलता है। पर ये कि हम टाइम बाउंड रखेंगे उसको, टाइम बाउंड इन द सेंस कि बिल्कुल टाइमर लगा के कि भाई ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मतलब फिर डेंजर है। सही है, चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, 5 स्टैंडर्ड थे उसमें। जी जी मनाइल, अगस्त में प्रैक्टिस सेशंस, मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि बीच में ये भी सवाल शुरू कर दूँ जैसे ऑडिट के करता हूँ मैं, पर मे बी IS1 ऐसा है कि उसमें सभी स्टैंडर्ड्स आ ही जाते हैं, तो पहले IS1 कर लेता हूँ ताकि एक साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगस्त में करेंगे, आप कहते हैं तो हफ्ता चलाएंगे, आप कहेंगे तो पूरा महीना चला सकते हैं, पूरा महीना चलें, ऐसा कर लेते हैं। पर यू नो द मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय द अटेंडेंस। बस सही है, मतलब वही बात है ना कि अब देखो ऑडिट में पूरे पाकिस्तान को पता है कि एक ही बंदा है, अल्लाह के फजलो करम से सही है, तो ये है, तो उनको इसमें भी पता होना चाहिए और होगा। किस में? वो तो लेते हैं, लें, वो तो मसला है, हो ही नहीं सकता रिकॉर्डिंग में। तो IS1 इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा जल्दी से ये, अच्छा वो बोला ईच ऑफ द अबव मैटर बताओ कैसे हैंडल होंगे इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अलग अलग है पर कंपनी एक है। एंड आपको अभी भी देखना है कि आप कौन सी डेट पे मौजूद हैं, 1 फेब पे। अब तक अकाउंट्स ऑथोराइज नहीं हुए। पहला, पर ये तो बोल रहे कि पिछले सालों के भी 25 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई है, तो आप कह रहे हैं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, पर आई थिंक इट मे रिक्वायर डिस्क्लोजर। सही है, तो लिखें, लिखें, क्या लिखेंगे, लिख के बताएं। ऑनलाइन मतलब जल्दी से लिख के बताएं क्या लिखेंगे हम इस केस में।
वैसे ऑडिट में भी 1500 स्टूडेंट्स हैं, पर ऑनलाइन अगर मैं देखूं तो 80, सामने तुम लोग बैठते हो 50, यही होता है ना, ये स्ट्रेंथ ही है। तो कुल मिला के 120 की अटेंडेंस फिजिकल लाइव, पर आउट ऑफ 1500 बाकी कहाँ हैं रिकॉर्डिंग वाले? ये अब कल मुझे FAR1 में मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ प्रैक्टिस सेशंस करा दें। मैंने कहा तू है कौन? तो बोल रहा है कि सर मैं आपका स्टूडेंट। फिर मैसेज आया कि सर मैं आपकी स्टूडेंट, प्लीज़ प्रैक्टिस सेशन करा दें। मैंने कहा आप कभी दिखे तो है नहीं। तो बोले नहीं सर हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं आपसे। तो मैंने कहा ऑनलाइन तो पढ़ते हैं, बट मतलब मुझे क्या पता तुम लोग जिंदा हो मर गए हो। तो बोले नहीं नहीं सर, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जो कि चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करा दें। मैंने कहा वो भी आप ऑनलाइन लेंगे? बोलते जी रिकॉर्डेड। मैंने कहा सही है, फिर सेशन भी रिकॉर्डेड दूंगा। अच्छा, उसको पता नहीं क्या मसला है कि सर आप पढ़ाएं लाइव, हम देखेंगे रिकॉर्डेड। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोलिए सर वो जो इंटरेक्शन होता है ना आपका बच्चों से, उसमें आप 10 चीज़ें और बता देते हैं कहानी वाली, जो कि रिकॉर्डेड में नहीं होती हैं, वो स्ट्रेट होता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी देखते हैं। कौन से वाले? IS-21 वगैरह? हाँ वो वाले, पर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अभी CFAP 6 है, नहीं अभी CFAP 6 है ना। तो CFAP 6 के तमाम बच्चे जो भी ऑडिट मुझसे पढ़ के गए, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैं अगस्त में CFAP 6 लाइव पढ़ाना शुरू करूँ। लाइव बैच पढ़ा चुका हूँ, उनको पता है कि 6 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने लाइव नहीं पढ़ा है। वो बोल रहे हैं पहले वो पढ़ा दें आप, बाकी हम वो कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो सही है, ये एग्रीमेंट हुआ है हमारा कि अगस्त में हम पहले वो करेंगे लाइव। तो चलो अच्छा है, मेरा भी रिकॉर्ड हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हारे वक्त तक आने तक तो 100% अपडेटेड। पर ये सौले भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मोबाइल चला रहे हैं, भाईजान अच्छा चेकिंग कर रहे हो, अगस्त में आपको बुक देनी है CFAP 6 की बुक। इफ़ यू रिमेंबर यू हैव कमिटेड। आप निकाल लें यहाँ से PDF सारी, ये तुमने कमिट किया है बच्चों से। बच्चों ने भाई को कहा है कि मैं असल में जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो बुक से ज़्यादा लिखता हूँ। तो बच्चों ने कहा वो बुक नहीं चाहिए, जो लिखा हुआ है ना वो बुक में चाहिए। तो हाँ भी कह रहा है। तो पर नहीं, वो तो पूरा बना के डालता है ना। नहीं नहीं, मैं इसको लिख के बोलता हूँ ना, लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, पूरा लिखवाता हूँ उससे मैं। तुम्हारे तक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा पहला बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? बच्चों ने लिखा है सिंस द अमेंडमेंट ऑफ रिडक्शन इन टैक्स रेट गिवन आफ्टर द ईयर एंड and no condition existed at year end, it's a non-adjusting event, it would not have any impact in the profit of those RBs. Very good Asif. Ali Hassan लिखते हैं कि the tax rate has enacted after the year end, so it is a non-adjusting event, but it's a material non-adjusting event because it affects the financial statements, so it affects me, it will affect, so it will be disclosed in the financial statements. Very good. हाँ मनाइल भी कहते हैं सर ये बेस्ट होता है, आप पढ़ा लाइव दें, हम भले ही रिकॉर्डिंग देख लें। ये सही है, यानी मैं अज्यूम करूँ कि सामने 1000 बच्चे बैठे हुए। हाँ मैं भी अज्यूम करता हूँ, पर अजम्पशन में कहीं आगे निकल जाता हूँ। ऑडिट में बताऊंगा तो ये अब आम होगी ना। खुश कैसा होता है देख। चलें तो हम अगर पहला रीड करें, रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रेट आफ्टर द ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इट वाज इनेक्टेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इट वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ 2020। यही लिखा था और यहाँ पे एग्जैक्टली ये लिखा है बच्चों ने। चलें दूसरा,
हाँ भाई, जी तुमने बताया ना इनको, ये भंगी सारे गलत लिखते हैं। अबे हम फर्स्ट फैब को खड़े हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप बोलोगे कि सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट इज द मार्केट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ 31 दिसंबर 2020 बिकॉज रेट चेंज का इम्पैक्ट ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिस मुझे नजूमी हूँ मैं, चस्सी मुझे पता होगा। 31 दिसंबर पे कितना है? 150 है। हाँ तो 162 कब हुआ है? ऊपर देखो बेटा, वो ऐसे घुमाता है। देखो वो बोल रहा है assume that you are standing at first Feb। हाँ तो तुम जो कटा के निकल जाते हो ना, आज तक तुमने बोला वो तो हमेशा ही बता रहा है पहली फेब को, समझे? अब बोलो इंसानों की तरह देखो कि डेट क्या है, उसने बताया तुम लोगों को भंगी, तुम बोल रहे एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ एज ऑन 31 दिसंबर टू 162, तो 162 का मतलब है वो पहली फेब को है। यस तो ये गलत है ना? नहीं तो रिपोर्टिंग डेट पे तो मार्क टू मार्केट हो गया होगा ना, उसके बाद तो जो भी हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट है और नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि मार्केट बेस्ड एसेट्स आपके कंट्रोल में, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो तो बात की बात है, ऐसा ही है ना? तो अभी टैक्स रेट चेंज हुआ था, वो क्यों नहीं किया था? बात क्या था, आपके कंट्रोल में तो नहीं था, तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। चलें, तो अब हमने कहा क्या कह रहे हैं? हाँ, increase in exchange rate after the year end is a non-adjusting event, so it would not affect the profit of, 2 नंबर का है ना, 4 ही तो है, यही तो बता रहे हो कि भाई ईयर एंड के बाद है तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म, सही है। अच्छा चलो ये, अब ये तो हो गया ना, ये 2 हो गई बातें, अब तीसरे पे आ जाओ भाईजान। लिख के बताएं। देखो नहीं करोगे तो फिर आप कंडीशन से लिंक करोगे ना, नहीं आप ये बताओगे ना कि ईयर एंड पे ये था, बाद में ये हुआ, तो फिर आप बताओ ना उसको, ये ऐसे ही लिख के बताओगे तो ही तो मार्क्स मिलेंगे ना। देखो नोइंग द फैक्ट एंड राइटिंग द फैक्ट अलग अलग चीज़ें हैं। हो गए सारे चेक? तकरीबन क्या मतलब? तो कर लेना। अबे रॉन्ग ही तो लिखना है, मतलब ऊपर के 4 प्रोसीजर पर तो उसी में समझ आ जाएगा कि फादर है। नहीं ऐसा नहीं है ना, 2 भी सही नहीं थे ना 3 सही थे, वो प्रोसीजर ही अलग हवा में। 3 बच्चों के सही थे वो मैंने देखे हैं, और 3 बच्चों को मैंने बोला है प्रोसीजर भी वो सारे सही नहीं थे, 1-2 सही हैं, जिसमें से कॉमन ये है कि डायरेक्टर्स के मिनट्स को देख लेना। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के तो 0, यानी ये ऐसा सवाल आएगा ना अगर, तो ये आएगा कोई 12 नंबर का, तो उसमें से आपको सिर्फ 3 नंबर मिलने थे जिसने अगर प्रोसीजर 1 या 2 सही किए, बाकी सारे गए। दिस इज वेरी रिस्की इन ऑडिट। तो चलो स्पेसिफिक
मतलब ये स्पेसिफिक तो नहीं हुआ ना कि लैपटॉप स्पेसिफिक नहीं है, टेस्टिंग कैसे करोगे वो? सिर्फ एडिशंस, बस एडिशन की। सेटलमेंट ऑफ बैलेंस आफ्टर ईयर एंड डज नॉट इम्पैक्ट द प्रॉफिट ऑफ, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नहीं तला, गलत। हाँ भाई, यहाँ पे बच्चे ने लिखा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर है तो क्यों है भाई? आप ये कहेंगे कि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रिमूव हुई हैं, वन ऑफ इवेंट से, दैट इज ऑब्टेनिंग अ लोन आफ्टर द ईयर एंड। सही है, तो उसकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। यस, और प्रोविजन भी सही बुक हुआ है, तो इट विल नॉट बी रिवर्स एंड डज नॉट इम्पैक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ 2022 या 20। सही है। इधर ये देख लो, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कस्टमर हैज इंप्रूव आफ्टर द ईयर एंड अपॉन ऑब्टेनिंग द बैंक लोन, सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द प्रोविजन ऑफ दिस कस्टमर बैलेंस विल रिमेन इन द बुक्स एंड वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ 2020। क्लियर है? चलें। As the major debtor settled full balance after the year and no condition existed at year end, so it is a non-adjusting event, it wouldn't affect any profit of 2020। चलें, बेहतरीन। अब ये आ जाएं इधर, हाँ जी माशाल्लाह उमर। नहीं, चौथा। तो लिखें, कैसे लिखेंगे? ये एसेट की बात कर रहा है ना, तो कुछ ऐसा लिखो कि लगे कि क्या रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं तला, गलत। वेरी गुड यार अली हसन, परफेक्टली रिटन। अभी रीड करूँ या लिख रहे हो? पहले लिख रहे हो? अली हसन वेरी गुड। वंदना लिखो, क्या हो गया? अभी तो लिख रहे थे। सारे हो गए? बोल लो ग्रुप पे भरम से। और दूसरी चौरंगी कहाँ है? नहीं तो तुम बोलो जब वो है तो वहाँ पे भेजो ना, पर्सनल में क्यों भेजते हैं? कुछ है इनकी फेसबुक वगैरह की आईडी नहीं ना। तुम्हें पता है ना, जैसे तुम्हें बड़ा पता है कि फेसबुक की आईडी नहीं है। अरे यार, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहते फेसबुक, इसलिए नहीं करते वो। तो मतलब कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन है? तो ओरिजिनल आईडी से तूने नहीं किया कमेंट? तो फिर वो वाली आईडी से क्या मसला था? बोलेंगे यार रिश्ते की बात चलेगी यार, गलत, रॉन्ग। हाँ क्या कह रहे हैं?
अच्छा तो नहीं तो उसी से चला लेते। अब हमारी भी आईडी है कि उसी पे पेज भी बना हुआ है, तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। हाँ पता है रिश्ते की बात है, बच्चे के आंसर गलत हो रहे हैं। हाँ ड्राफ्टिंग नहीं आती, ये कैसी बात हो गई यार। जज़ाकल्लाह जी अली हसन। अच्छा भाई जल्दी, ये अली हसन ने तो एक ने तो बच्चे ने बता दिया, बाकी नहीं आप लिखें ना कि देखो वर्चुअली सर्टेन होगा तो मुझे रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, तो क्या अप टू ईयर एंड। अच्छा वेरी गुड, देखो उन्होंने लिखा कि सिंस इट इज़ नॉट वर्चुअली सर्टेन एट द ईयर एंड दैट टीएल वुड बी एबल टू रिसीव द ग्रांट अमाउंट, ऐसा ही है। वाई आगे लिखो, हाँ सही लिखा है यहाँ तक, आगे लिखो बिकॉज the claims have not been submitted now till now, so it is not virtually certain whether the government will acknowledge or not, ऐसा ही है ना। तो आप अगर IAS 20 में भी जाएं, IAS 20 भी कहता है कि आपको ग्रांट रिसीवेबल रिकॉर्ड करना तब अलाउड है जब आप बोलें वर्चुअली सर्टेन है कि आपको मिलेंगे पैसे, पर यहाँ पे मिलेंगे पैसे तब अलाउ होगा ना जब वो एक्नॉलेज कर ले। क्या नहीं उसमें ऐसा नहीं था, उसमें यह था कि आपने कंडीशन पूरी कर ली। देखो दो चीज़ें थी, एक तो गवर्नमेंट कंडीशन लगाए, आप कंडीशन पूरी कर लो, और दूसरा इट इज़ हाईली लाइकली कि आपको पैसे मिलेंगे। दो कंडीशन थी गवर्नमेंट ग्रांट में। यानी देखो एक तो होता है ना पैसे आ गए, तो आप कहते हो कि मैं डेफर्ड को रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा जैसे जैसे कंडीशन पूरी करूंगा, सही है। दूसरा ये होता था आप कंडीशन पहले पूरी कर लेते थे, गवर्नमेंट से बाद में मांगते थे, वो केस होता है रिसीवेबल का। तो वो कहता है यू आर ओनली अलाउड टू रिकॉग्नाइज अ ग्रांट इनकम व्हेन इट इज हाईली लाइकली कि आपको गवर्नमेंट पैसे दे देगी। अब जैसे मैं तुम्हें उस दिन बैंक की एग्जांपल दे रहा था, तो मैं कल तो एग्जांपल दी है इसकी मैंने, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने कहा कि तुम अगर लोगों का मार्कअप माफ़ करोगे जो किसान है, हमसे पैसे ले लेना, तो वो तो गवर्नमेंट ग्रांट ही हो गई ना। तो उसने अपनी कंडीशन तो पूरी कर ली थी। मैंने बोला भाईजान आप जो इनकम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो वो अलाउड, बिकॉज वो अलाउ तब होगी जब देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि वो आपको सेटल करेगा। पर व्हेन इट विल बिकम अ रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकली देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कटा देता है, बोलता है भाई ये तुमने पैरामीटर्स ही पूरे नहीं किए, तो आपको हाईली लाइक्लीहुड होना चाहिए ना। तो मैं ऐसे कि एसेट बुक करके, अच्छा तो मैंने तो ये भी देखा था कि 2020 से बुक हुए हैं, तो अब तक क्यों नहीं आए। तो तभी वो कहता है कि भाईजान आप अगर क्लेम फाइल कर लेते ना, तब भी बात समझ आती है कि आप बोलेंगे वो वर्चुअली सर्टेन है, पर आपने क्लेम ही फाइल नहीं किए, आपका राइट ही स्टेब्लिश नहीं हो, तो क्लेम फाइल करो तो समझ आएगी बात। तो वो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है ना सामने से, उसी वक्त आ जाती है कि एक्नॉलेज, तो एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए काफ़ी है कि भाई क्लेम फाइल हो चुका है। हाँ ना, वो तो उसके बाद सबमिट करेगा, अगले साल में आएगा, 2020 के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे IFRS 8 आ गया है 41B, no profit impact on FS because it is non-adjusting event and not virtually certain because initiate process start after the year end. Very good. Since the reimbursement might take few months, so there is no reasonable assurance at the year end that TL will receive the grant, therefore it is a non-adjusting event and does not affect any profits of those are Bs. ये देख लेते हैं। Although the government has announced the grant compensation scheme in those are Bs, the grant would be recognized when there is a reasonable assurance that the grant will be, as the process has not yet initiated and would take few months, it seems that there is no reasonable assurance as at 31 December 2020 that the grant will be received. Therefore, it would not affect the profit, क्योंकि प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया यार। तो प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ आपका राइट आ गया। प्रोसेस इनिशिएट करो, क्लेम डालो तो मैं बोलूँगा राइट आया, तो रिकॉर्ड करो तो मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा वो कहता है कि मैंने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, तो फिर सही है, फिर आप करें, फिर मसले वाली बात नहीं। तो फिर वो तो ये कह रहा है ना कि लॉ ये कहता है, वो तो खुद कह रहा है कि आप प्रोसेस क्लेम मेरे पास सबमिट करते हैं आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपका राइट कब इस्टेब्लिश होगा
जब क्लेम सबमिट करोगे, क्लेम ही सबमिट नहीं कर रहे हो तो हाउ यू कैन से दैट माय राइट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? तो नहीं, फिर वो तो बात की बात है ना, वो तो चेंज इन एस्टीमेट में आएगा, वो तो चेंज इन एस्टीमेट में आएगा। अभी तो हम वर्चुअली सर्टेन की बात कर रहे हैं, एग्रीड? चलें, IAS 20 की कंडीशन का रेफरेंस दे सकते हैं, दे सकते हो बिल्कुल। वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रीजनेबल एश्योरेंस, ये IAS 20 ही का वर्ड है कि व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, तो ये कंडीशन वहीं से उठ के आ रही है और वही आप बता रहे हो, सही है? तो ये कोई और नहीं है, जानी ये वही है। सर ये क्वेश्चन आप FB पर डालते हैं, उनके आंसर आप बताएंगे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू के आंसर प्रोवाइड कर दें। नहीं, वो तो PDF में ऑलरेडी मैं डाल देता हूँ भाई, आंसर तो पहले पूरा मैं डिस्कस करता हूँ भाई, पूरा मतलब आधा घंटा तो सिर्फ इस पे जाता है कि आपने क्या लिखा, होना क्या चाहिए था, सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ फिर PDF में। कल तो मैंने PDF भी भेजी है, भेज दी ना पूरी कंपाइल करके कि भाई पूरे के पूरे आंसर उसके अंदर हैं क्वेश्चन समेत, सही है? चलें, अच्छा भाई पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है, एग्रीड है, पक्की बात है? चलें ओके, अब ज़रा एक और सवाल, अगर आप ये सवाल देखेंगे तो आपको इसमें से कुछ अपनायत दिखेगी। पर गेम देखी भाई कि ऑडिट में कैसे इसको घुमाया था, पर उसको तब्दील कैसे किया था? वंदना कह रही है सर ये क्या है? अच्छा, क्या एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, यहाँ तक तो आप लिख सकते हो ना। ऑडिट में तो मैंने उसको थोड़ा सा और 2 गुना मल्टीप्लाई कर दिया था ना उसमें चीज़ें डाल के। तो वो कह रहा है कि डिस्कस करो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे डील होगा। ऑडिट को भूल जाओ, अब अकाउंटिंग की बात करो। वो ये कह रहा है कि WL ने इंट्रोड्यूस किए प्रमोशन स्कीम ऑफ ए स्क्रैच कार्ड, जिसमें ईच पैक के अंदर उसने एक प्रोडक्ट के अंदर वो स्क्रैच कार्ड डाल दिया। These cards carry cash prices ranging from and are valid for claims up till 29 Feb 2020. All the scratch cards printed by the system और directly वो चले गए थे। As per the scheme, WL decided to include total prices of 25 मिलियन, सही है? तो वो 25 मिलियन तक की प्राइसिंग थी पूरी की पूरी जो उन्होंने डिसाइड की थी। अब हुआ ये कि 32 मिलियन तक के क्लेम्स तो अब तक आ चुके हैं और इंक्वायरी से पता लगा कि सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसने प्रिंटिंग ज़्यादा कर दी है। अब देखो, आप बकवास तो कर चुके हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो आ चुकी है। तो दैट मीन्स कि वॉट एवर क्लेम सो फार यू हैव रिसीव्ड बिफोर ईयर एंड और आफ्टर ईयर एंड, यू नीड टू रिकॉर्ड इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट देयर वुड बी डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे? पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पर रिलायबल एस्टीमेट नहीं है। तो रिलायबल एस्टीमेट नहीं है तो यही तो बताओगे अपने शेयर होल्डर्स को कि और भी ऑब्लिगेशंस आ सकती हैं जिसको मैं अभी कंसिडर नहीं कर सकता। तो बात सुनना, ये तो स्कोप लिमिटेशन है ऑडिट में, एविडेंस नहीं है। कैसे करोगे? और कितने आ सकते हैं वो कहाँ पता है? 40। देखो मैंने आपको गेम के, तो सुनो, आप रिपोर्ट डेट पे थे और स्कीम थी अप्रैल तक की, तो आगे और कितने आएंगे ये पता था? यही तो स्कोप लिमिटेशन है, ये तो स्कोप लिमिट है। मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा घुमा दिया कि 2 मिलियन का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, और मशीन ने क्या क्या ही प्रिंट किया होगा, आपको क्या पता? देखो यही तो गेम है। मैंने घुमा के मैंने बोला बच्चे समझेंगे मिस स्टेटमेंट, असल कहानी थी, और मैंने जानबूझ के ये रखा कि 45 और 43 का डिफरेंस। तो बच्चों ने बोला भाई 2 मिलियन की गलती है, वो सही कर लेंगे। भाई उसका क्या, जो 45 से ऊपर आएंगे उसका तो मुझे पता ही नहीं है, और जब पता ही नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बिकॉज पता ही नहीं है कि मशीन ने क्या क्या उसमें प्राइजेस इंक्लूड कर दी हैं, तो उसकी अमाउंट में मेजर नहीं कर सकता। ये गेम था, तो इसके अंदर भी यही है। वो ये कह रहा है कि जो अमाउंट हो चुका वो तो रिकॉर्ड कर लो, ऐसा ही है। जो नहीं हुआ उसकी कंटिंजेंसी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। एग्रीड? इधर देखो, रीड करते हैं, प्लीज सुनिएगा, जानिए इधर जल्दी से। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव्ड टिल ईयर एंड, WL should record an expense. Further claim of 12 million received during January would be considered as an adjusting event and should be. सही बात है भाई, एडजस्टिंग इवेंट है, पहले ही आपने कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, पता बाद में लग रहा है। आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग क्लेम विच हैव नॉट बीन रिसीव्ड, WL हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस बिल्कुल है। इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, जाने जाने पैसे, बट higher amount printed हुए हैं issued as compared to the original plan, but the amounts could not be determined due to, it should be disclosed as a contingent liability along with the description that amount is. IS 37 ये कहता है कि आपने ये बताना होता है कि अगर एक लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है और वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इसलिए बनी क्योंकि मैं रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो देखो प्रोविजन का मतलब क्या, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। बट यहाँ पे मुझे अमाउंट ही नहीं पता, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं। तो इन एनी केस मुझे डिस्क्लोज करना है अपना ही एक्सपोजर, पर उसकी अमाउंट नहीं मेजर कर सकते, तो ये भी फैक्ट बताना है कि मैं इसकी अमाउंट मेजर नहीं कर सकता। अब इसको ऑडिट से कनेक्ट कर लो, स्कोप लिमिटेशन। हाँ, ऊपर वाले नहीं मिलते, सही है। यस बिल्कुल, आप पूरा प्रोविजन ही कहते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ, बात एक ही है, सही है। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब यह है, आपने ओवरऑल बात की, ओवरऑल एक्सपेंस बुक कर लिया और आपने कहा कि जो बकाया मेरे पास आ सकते हैं वो भी मेरी ऑब्लिगेशन है, बट मैं कंडीशन एक नहीं मीट कर पा रहा, रिलायबल एस्टिमेट की। तो जब चारों में से कोई एक कंडीशन गायब होती है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए, और फिर मैं ये फैक्ट भी बता रहा हूँ कि अमाउंट इज नॉट मेजरेबल ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस डिस्कस्ड अबव। तो ये तो गेम था उसके अंदर। हाँ, तो एस्टिमेट नहीं है ना आपके पास, पर स्कोप लिमिटेशन भी देखोगे मटीरियल है या इम मटीरियल है। हाँ, किसमें? नहीं, ये तो अकाउंटिंग है ना, यू डोंट नीड टू कंपेयर अकाउंटिंग विद द ऑडिट। यहाँ पे तो आपने ये बताना है, बाकी डिस्क्लोजर आ जाएगा कि कुछ नहीं कर सकते। तो जो ऑडिट का सवाल था उसमें भी डिस्क्लोजर आना था कि जो रिकॉर्ड हो गया, बाकी डिस्क्लोज आएगा कि मुझे नहीं पता लग रहा, तो डिस्क्लोजर आ गया कि मुझे नहीं पता लग रहा कि अब क्या होगा, सही है। अच्छा, जब डिस्क्लोजर डाल दिया, सुनना, जब डिस्क्लोजर डाल दिया कि मुझे पता नहीं लग रहा कि और कितने क्लेम आ सकते हैं, तो ऑडिटर के शूज में आके देखो तो वो बोलेगा भाई जब कितनी अमाउंट आ सकती है तो मैं कैसे बोलूं, मैं तो ये नहीं कह सकता दीज अकाउंट्स आर गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया, मैं तो ये कभी नहीं लिख के दूंगा। तो अब हम ऑडिटर बीइंग एन ऑडिटर कहेंगे कि भाई ये स्कोप लिमिटेशन है। अब मैं सोचूंगा कि आज तक जब मेरी मटीरियलिटी 2 मिलियन की थी, 2.5 बिलियन की उसमें, सही है, और डिफरेंस अभी भी 2 मिलियन का खड़ा हुआ है, और क्लेम्स आज तक एक महीने में पता नहीं कितने आए, तो आगे अगले 2 महीने में कितने ही आ जाएंगे, तो विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज मटीरियल। तो उसमें दोनों बातें लिखनी थी, मटीरियल होगा तो क्वालिफाइड कर दूंगा, परवेजिव होगा तो डिस्क्लेम कर दूंगा। देखो, एक मैटर की वजह से अगर क्वालिफिकेशन बनती है तो वो मैटर यूएम नहीं हो सकता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सही है। तो ये बच्चों ने, सारे बच्चों ने यूएम लिखा था तकरीबन, सारे बच्चों ने यूएम लिखा था तकरीबन, मैंने जो चेक किए हैं, एम्फेसाइज कर दूंगा, कुछ कैंप पे ले गए थे। नहीं, कैसे पता लगा, बात फजूल नहीं करना, बात लॉजिकल करना। मिसाल तब दी जाती है जब मिसाल बने। कैसे सवाल मेरा है मेरी जान, कैसे एस्टिमेट करेगा? हवाई बात नहीं करते ना हम,
कैसे एस्टिमेट करेगा? डू यू नो द थिंग दैट मशीन ने क्या क्या लिख के उसमें डाल दिया? मिसाल कैसे, मैं बोल रहा हूँ रेलेवेंट बनाओ। कैसे है, मैं कह रहा हूँ कैसे जानी, मतलब एक हवाई बात तो नहीं कर सकता ना। नहीं 50 मिलियन तो कैसे प्रिंट हुआ? मशीन की फंक्शनैलिटी है ना कि 25 मिलियन तो हमने फिक्स किया था, अब वो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें कि मेल फंक्शन हो गया, सिचुएशन में सेल्फ सजेस्टेड है कि मेल फंक्शन हो गया, वो कितने कार्ड्स ऊपर चलेगा हमें पता ही नहीं है। तो अब कितने का, देखो फॉर एग्जांपल मैंने 25 मिलियन डाला था, अब उसमें कुरान दाजी में उसने कुछ डब्बों में 1000, 2000, 500 ऐसे करके डालने थे। उसने हो सकता है हर डब्बे में 1500 1500 1500 डाल दिए, तो अब मुझे कितना पता 1500, 200, 400, 1000, 2000, 10,000 कितने गए? हाँ क्वांटिटी नहीं है भाई, पैसे हैं, स्क्रैच कार्ड हैं, आप कैसे पता लगाओगे किस डब्बे में कितना गया है? एंड दैट इज विद द कस्टमर। कस्टमर डब्बा खोलेगा तो ही पता लगेगा, तो आपको तो नहीं पता कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या हुई है, अनलेस के पीछे कोई लॉग होता, कोई कंट्रोल लगा हुआ तो लॉग वाला, जिससे मुझे पता लगता कि ये कार्ड प्रिंट हुआ था, तो मुझे बात ही खत्म हो जाती, मैं तो लॉग निकालता और मैं देखता ये अमाउंट है। पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे पता नहीं लग रहा, अनलेस कि मैं आपको लिख के देता देयर वुड बी अ लॉग, कि लॉग बना हुआ है कि ये कार्ड प्रिंट हुए हैं। अगर ये होता तो फिर सिचुएशन ही क्यों होती? बेटा अगर आप उसको वापस से पढ़े ना, सिस्टम का था, तो फिर जब नहीं बेटा, आप मतलब सवाल की सिचुएशन को अपने सवाल आंसर को सही करने के लिए चेंज नहीं कर सकते ना। बात गलत है, बिल्कुल गलत बात है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ऑल टुगेदर सोच के लिखना है। डोंट थिंक कि भाई मैं सही कर लिया तो बस मेरे हिसाब से सवाल हो जाएगा, नहीं, जो है उस पर बात करनी है। फिर बताता, तो अगर लॉग होता तो बताता, तो उसके हिसाब से फिर आप लिखते, तो फिर तो पता लग जाते ना। फिर आप बोलते डिफरेंस से रिकॉर्ड करो, करता है नहीं करता, तो फिर तो मिस स्टेटमेंट होती, फिर तो आपको पता लग जाता ना, तो स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाती और वो रिकॉर्ड कर लेते तो कहानी खत्म हो जाती। तो यानी बता दिया ना, लॉग होता बता देता, मिस स्टेटमेंट होती, लाजमी होती क्योंकि ये इवेंट एग्जिस्टिंग इवेंट है। बाद में नहीं हुई ना मेरी जान, ईयर एंड से पहले सेल्स हो चुकी है यार, उसके क्लेम आ रहे हैं, तुम दो चीज़ों को मिक्स क्यों कर रहे हो? ईयर एंड से पहले हो चुके हैं, क्लेम्स बाद में आ रहे हैं, लॉजिकल बात है। तभी तो वो कह रहा है भाई, सिचुएशन में इटसेल्फ वो कह रहा है कि मैं 45 मिलियन के आ चुके हैं, 43 रिकॉर्ड कर चुका हूं, क्लियर है? तो सोचो इस तरीके से, अपनी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना कभी भी, ये मैंने तुम लोगों की आदत छुड़वाई है, फिर तुम उस पर जा रहे हो। मतलब वाई यू आर सेइंग दैट मैं अपनी सिचुएशन बनाऊंगा मेरे आंसर्स के तहत, नहीं, जो सवाल है उस पर बात करो। सवाल में पता है मिस स्टेटमेंट क्या है, तो मिस स्टेटमेंट बोलोगे, स्कोप लिमिटेशन है तो सिंपल बात, क्लियर है? तो चलें जी ऑनलाइन वालों, आई होप ये आपको बात समझ आई होगी। तो ये था इसके पीछे का कार्यक्रम। अच्छा, अब आगे मैंने वैसे भी पास पेपर भी इससे मंगवा के भी देखा था, कुछ ही रह गए हैं वो तुम कर भी लोगे, सीधे सीधे हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है? वो मैं लगा देता हूँ उसमें, तो तुम एक बार कर लें, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू करते हैं IS1, सही है? चलो ओके, आई होप पर आपका ये थोड़ा सा हाथ सेट हो गया होगा कि यहाँ तक हिसाब किताब क्या चल रहा है। हाँ चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।